मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस पे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स का फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को कंप्लीट करा दिया और आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 को। ठीक है, यूनिट 4 को आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से भी जाके आप यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को भी देख सकते हैं और अपना पूरा कर सकते हैं सिलेबस। ये है यूनिट 4। तो देखिए यूनिट 4 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टेंसर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में टेंसर के बारे में जानेंगे कि टेंसर क्या होता है। तो देखिए टेंसर को समझने के पहले सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी कि अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। होप आपने 9th क्लास में एंड 11th क्लास में सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। और हमने यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में भी स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो आपको पता होगा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। फिर भी चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, सबसे पहले देखिए अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी कि आप किसी से कहेंगे कि कितना टेम्परेचर है तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। आपको उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 30 डिग्री सेल्सियस ईस्ट वेस्ट या इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी ही क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। ठीक है, और कुछ क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड या परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड या परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। वैसी क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं कि वो सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि क्या, जैसे कि कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ये क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। यानी कि आप किसी का डिस्प्लेसमेंट बता रहे तो आप बताएंगे कि 4 या 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आपको बताना पड़ेगा अगर आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं तो। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब क्या होती है, ये सब होती है वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। ठीक है, तो आप समझ गए कि सदिश राशि और अदिश राशियाँ क्या होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, पर कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता तो पड़ती है, पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस फिजिकल क्वांटिटी की दो डायरेक्शन होती है, या फिर आप दो डायरेक्शन नहीं, आप कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन से काम नहीं चलता, उसका मल्टीपल डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि मोर देन 1 डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बात तो आप में एक मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा आपको मल्टीपल डायरेक्शन। मल्टीपल में 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, बट मोर देन 1, क्योंकि 1 होगा तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बट हमें टेंसर समझना है, टेंसर क्या होता है, जिसमें आपका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो, मल्टीपल डायरेक्शन हो। तो वैसे ही क्वांटिटी को हम कहेंगे कि वो क्या है, वो है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए आप टेंसर क्वांटिटी। आप सोच रहे हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसकी मोर देन 1 डायरेक्शन होती है, कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप स्ट्रेस का एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि तनाव। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया। ठीक है, फोर्स अपान एरिया। जो फोर्स होती है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी एक डायरेक्शन होगी, एंड एरिया भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी एक डायरेक्शन होगी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा स्ट्रेस का, उसकी डायरेक्शन 2 हो जाएगी, एक फोर्स के अलोंग एंड एक एरिया के अलोंग। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी हमें मिल गई जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसकी डायरेक्शन 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस एक प्रकार का क्या हो जाएगा, टेंसर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने तो बस सिर्फ 2 ही डायरेक्शन आपको एग्जाम्पल में आपको दिया है कि इसका 2 डायरेक्शन है, बट 2 नहीं 3 4 5 बहुत हो सकता है, बस 1 से अधिक होना चाहिए। तो उस क्वांटिटी को हम कह देंगे टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए ये जो यूनिट 4 है यानी कि इंट्रोडक्शन टू टेंसर है, इसमें सिर्फ टेंसर का क्या है इंट्रोडक्शन ही है, आपको ज़्यादा उसको मतलब डीप में नहीं जाना है, ठीक है। और ये बहुत थ्योरेटिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इसलिए इसको समझने में इसको थ्योरी भी बहुत समझना होगा। तो चलिए कुछ थ्योरी लिख देते हैं क्योंकि थ्योरी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ थ्योरी भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया था कि यूनिट 4 क्या है, बहुत थ्योरेटिकल है, यानी कि आपको थ्योरी लिख के आना होगा, इसलिए आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने जो समझाया बस उसी को थोड़ा लिख दिया है कि अगर आपसे कोई टेंसर पूछ दे तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए थ्योरी क्या लिखा है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसर, यानी कि टेंसर को समझ, जब टेंसर को हमने समझा, इज अ ग्रेट यूज टुडे टू अंडरस्टैंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि अगर जब हमने क्या टेंसर को समझा तो उस समय बहुत बड़ी हेल्प हुई हमें रिलेटिविटी को समझने के लिए। अगर हम टेंसर को नहीं समझे होते या टेंसर की खोज नहीं होती तो जो हम आज रिलेटिविटी पढ़ते हैं या एक मैकेनिक्स पढ़ते हैं इसको नहीं समझ पाते, यानी कि जो टेंसर की जो अंडरस्टैंडिंग है इसी की वजह से आज रिलेटिविटी भी हम पढ़ लेते हैं, यानी कि इसमें बहुत हेल्प हुई इसको पढ़ने में, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आप एक थोड़ा सा मतलब लिख सकते हैं, जिससे क्या होगी इसकी वैल्यू, टेंसर की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है, मैंने लिखवा दिया है कि इससे आपको थोड़ा टेंसर की वैल्यू आपकी नज़र में बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या डेफिनेशन स्टार्ट किया है, वी नो डैट अ क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, यानी कि अगर ऐसी एक क्वांटिटी हो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी हो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ बहुत ही सिंपल है, मैंने समझा दिया इसको। बट देयर आर, देखिए यहाँ पे देयर ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज, मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है विच आर एसोसिएटेड विथ टू या मोर देन टू होता है, मतलब दो या दो से अधिक डायरेक्शन होती है, उस प्रकार की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लेंगे तो आपको ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में रहता है तो मुझे क्या याद करने बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, पर बुक में देखेंगे आप लोग को तो वहाँ पे अजीब ही लैंग्वेज लिखी होती है जिसको हम याद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया, अब दूसरा चीज हम समझेंगे, ठीक है। हमने अब तक क्या समझा, हमने क्या अभी तब तो समझा है कि टेंसर की मीनिंग क्या होती है, जिसके पास मोर देन वन डायरेक्शन, यानी कि वन से ज्यादा डायरेक्शन होनी चाहिए, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत n डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं टेंसर। तो टेंसर भी देखिए, टेंसर का भी कई रैंक होता है, यानी कह सकते हैं अब हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ टेंसर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रैंक ऑफ टेंसर। अब आप समझेंगे ये कौन सी बला है, हमने तो टेंसर पढ़ लिया, अब रैंक ऑफ टेंसर क्या होता है, देखिए आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि टेंसर में एक से ज्यादा डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये कह सकते हैं जिसके पास सिर्फ 2 डायरेक्शन होगी, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास, यानी जिस टेंसर के पास सिर्फ 2 डायरेक्शन होगी, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये 2 ऑर्डर ऑफ, कहेंगे कि 2 ऑर्डर ऑफ क्या है, टेंसर है, यानी कि इसके पास क्या है, इसके पास 2 अगर डायरेक्शन है तो कहेंगे 2 ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, 2 ऑर्डर ऑफ टेंसर। वैसे ही अगर किसी के पास 3 डायरेक्शन हो, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो या ऐसा कोई टेंसर हो, तो उसे कहेंगे कि वो 3 ऑर्डर ऑफ टेंसर हो जाएगा, 3 ऑर्डर ऑफ टेंसर, ठीक है, ऑफ टेंसर कहेंगे, ठीक है। यानी कह सकते जिसके पास 2 डायरेक्शन हो, जिसके पास 3 डायरेक्शन हो, जिसके पास 4 डायरेक्शन हो, उसे 4 ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन कहेंगे, 4 ऑर्डर ऑफ टेंसर कहेंगे। जिसके पास 5 डायरेक्शन हो उसे कहेंगे 5th ऑर्डर ऑफ टेंसर। तो वैसे ही अगर आपको कोई कह दे कि वेक्टर को अगर आपको टेंसर के रूप में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, तो वेक्टर के पास क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, तो उसे आप
रहेगा तो वेक्टर ही, बट उसे हम अगर टेंसर के रूप में लिखना चाहते तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टेंसर कह सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टेंसर कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं, वेक्टर को कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, रहेगा ही टेंसर ही बट रहेगा वेक्टर ही, बट इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टेंसर कह सकते हैं वेक्टर को। वैसे ही कोई पूछे स्केलर को आप क्या कह सकते हैं, उसको टेंसर के रूप में लिखने के लिए कोई कहेगा तो आप उसको क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ टेंसर कह सकते हैं। तो ऐसी बात हुई कि आपको कोई कह दे कि 1000 रुपए को आप 100 के रूप में लिखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। वैसी बात है कि रहेगा ये स्केलर ही, बट इसको हम क्या कह सकते हैं टेंसर के रूप में, जीरो ऑर्डर ऑफ टेंसर। जीरो क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके पास जीरो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है ही नहीं। और वेक्टर को क्यों कहेंगे, क्योंकि वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है, और ये तो सारा टेंसर कहलाएगा प्योर टेंसर। ये क्या, 2 3 4, यानी कि इसके 4 डायरेक्शन, फोर्थ ऑर्डर ऑफ टेंसर, जिसके पास 3 डायरेक्शन 3 ऑर्डर ऑफ टेंसर, एंड जिसके पास 2 डायरेक्शन उसे कहेंगे 2 ऑर्डर ऑफ टेंसर। तो चलिए काम करते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है रैंक ऑफ टेंसर किसे कहते हैं, तो उसको आप कैसे एग्जाम में लिख के आएंगे उसको भी देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत थ्योरेटिकल है तो इसको भी लिखना जरूरी है। तो ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने रैंक ऑफ टेंसर लिखा है, इसको भी चलिए समझ लेते हैं। इसको समझ लिया, सिर्फ थ्योरी को क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। रैंक ऑफ टेंसर किसे कहते हैं, ठीक है समझते हैं। A scalar does not have any direction, so we can say it is a zero order tensor। यानी कि स्केलर को भी अगर हमें लिखना रहे टेंसर के रूप में तो क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर टेंसर, क्योंकि इसके पास जीरो डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन होती ही नहीं है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट जो कि एक क्या है वेक्टर, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हैज वन डायरेक्शन, उसके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी तो क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, वन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज इन वन ऑर्डर टेंसर। यानी कहेंगे ये क्या है, इट इज, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इट इज यहाँ इट रहेगा, ठीक है, तो कहेंगे इट इज वन ऑर्डर टेंसर, ठीक है, उससे वन ऑर्डर टेंसर का हमने समझाया ही है। एंड द स्ट्रेस क्या मैंने बताया था कि स्ट्रेस के पास क्या होती है, 2 डायरेक्शन होती है। क्यों, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि एक फोर्स के अलोंग क्या होता है डायरेक्शन, एंड एक एरिया के अलोंग क्या होती है डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेस के पास क्या होती है, 2 डायरेक्शन होती है, यानी कि ये प्योर क्या होगी, टेंसर होगी। स्ट्रेस जिसका फोर्स पर यूनिट एरिया होती है हैज 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन होगा, सो वी कॉल इट इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर। वैसे किसी के पास 3 होगा डायरेक्शन तो उसे क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर टेंसर, ठीक है। तो रैंक ऑफ टेंसर आपने पढ़ लिया, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसमें बहुत गंदा कर दिया, कोई बात नहीं। तो चलिए हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, एक और चीज़ क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया रैंक ऑफ टेंसर, एक और चीज़ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आगे उसकी बहुत ही नीड होगी, किसकी, तो समझते हैं। अब हम समझेंगे कि बेसिस वेक्टर क्या होता है, ठीक है, बेसिस वेक्टर किसे कहते हैं। तो बेसिस वेक्टर किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए, आप किसी भी आप कोई भी वेक्टर लेते थे पीछे तो कैसे लेते थे, पिछले यूनिट में हम वेक्टर कैसे लेते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही लिखते थे। या आप अगर इसे कुछ लिखना चाहें 2 3 4 के रूप में, यानी कि कोई अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया रहा है तो आप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए 3 आई कैप मैं मान रही हूँ 5 जे कैप प्लस 6 के कैप है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग यही होती है, इसकी मीनिंग यही होती है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो इसमें यही होता है कि 3 आई कैप का मतलब यही होता है कि जो मान लीजिए ये क्या है, ओरिजिन है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस, एंड ये है वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो 3i, यहाँ पे 3i का मतलब यही हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या 3 यूनिट चले हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चले हैं, एंड 5j मतलब क्या होता है कि हम वाई एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट चले हैं, एंड 6k मतलब क्या होता है कि जेड एक्सिस के अलोंग हम क्या करें हैं, 6 यूनिट चले हैं। यानी कि जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, जो जे कैप होता है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, एंड जो के कैप होता है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। यानी कि अगर यहाँ पे 3i है, पूरे 3i का मतलब यही हुआ कि
कि मैं एक्स एक्सिस पे यानी कि जो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चली हूँ, यानी जो आई कैप होता है वो हमेशा किसके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, और जो जे कैप है इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वाई एक्सिस पे 5 चली हूँ, और 6K का मतलब हुआ कि मैं जेड एक्सिस पे 6 यूनिट चली हूँ। यानी कि जो यहाँ पे आई और जे और के है ये क्या बता रहे हैं, ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में आप कितना यूनिट चले हैं। यानी कि आई जे के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और इसी आई कैप, जे कैप एंड के कैप को हम कहेंगे कि ये बेसिस वेक्टर है। यानी कि बेसिस वेक्टर किसे कहते हैं, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे ही कहते हैं बेसिस वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको बेसिस वेक्टर समझ में आएगा। यानी कि बेसिस वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, बेसिस वेक्टर आप कैसे लिख सकते हैं, बेसिस वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, बेसिस वेक्टर, ठीक है। बेसिस वेक्टर कोई आपसे पूछ दे तो आप क्या कह सकते हैं, बेसिस वेक्टर इसे कह सकते हैं कि आप मान लीजिए, चलिए लेट अस कंसीडर थ्री कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट, क्या मैंने मान लिया है 5, नहीं थोड़ा छोटा मानते हैं, 2, 3 एंड 4 मान लिया है, ठीक है। यानी कि जो इसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको आप वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट ये x है, ये y है, z है, ठीक है। तो यहाँ पे 2i 3i एंड 4k आप कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो 2i है वो क्या दिखा रहा है कि हम x एक्सिस पे 2 यूनिट चले हैं, 3 क्या है y एक्सिस पे 3 यूनिट चले, और 4 क्या है कि z एक्सिस पे हम यहाँ पे चले। तो उसको आप थोड़ा सा फिगर से ड्रॉ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या बना, एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है ओरिजिन है, ठीक है। पॉइंट क्या है 2, 3 एंड 4, और इस पॉइंट का मतलब यही हुआ है कि हम ये x है एंड ये y है एंड z है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिस वेक्टर। और आप ये समझ सकते हैं कि किसी स्केलर का आप सोच सकते हैं कि बेसिस वेक्टर कितना हो सकता है। देखिए इस वेक्टर का है बेसिस वेक्टर कितना है, 3 है। यानी कि जिस वेक्टर का जितना कंपोनेंट होगा उसका बेसिस वेक्टर उतना ही होगा। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले किसी वेक्टर का n कंपोनेंट है, तो आपसे कोई पूछेगा कि उसका बेसिस वेक्टर कितना, तो आप कहेंगे कि उसका बेसिस वेक्टर n होगा। यानी कि जितने कंपोनेंट उतने बेसिस वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि हम किस डायरेक्शन में चले हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में चले हैं, कितना यूनिट चले हैं। यानी और जो आई जे कैप के कैप होता है उसी को कहते हैं बेसिस वेक्टर। होप आपने बेसिस वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। तो एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या उस स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, एक भी बेसिस वेक्टर होता है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर आपसे कोई पूछा कितने डिग्री सेल्सियस, आप बताएंगे 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, बट वहाँ पे आप डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। और जब डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं करेंगे तो आई और जे और के की मतलब उसका सवाल ही नहीं उठता। यानी कि आप इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिए कि स्केलर does not have any बेसिस वेक्टर, ठीक है, कोई बेसिस वेक्टर नहीं होता है। और जो क्या कहेंगे जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास बेसिस वेक्टर होता है, और जिस वेक्टर के जितने कंपोनेंट उतने बेसिक वेक्टर। तो ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहने देंगे। हमने इंट्रोडक्शन वेक्टर को अच्छे, टेंसर को अच्छे समझ लिया, थोड़ी बहुत थ्योरी भी समझ ली, और देखिए थ्योरी में इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब तक हमने जो पढ़ा था मैथमेटिकल समझा, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स था, बट यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी भी आपको समझना पड़ेगा और थ्योरी याद भी करना होगा, क्योंकि थ्योरी भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरी भी लिखवा दिया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मज़ा भी आया होगा समझ के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में मैं कैसे लेके आऊँ कि मेरे नंबर थोड़ा इंक्रीज़ हो, नंबर ज़्यादा हो, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं लेक्चर वाइज नोट्स क्या होती प्रोवाइड कराती हूँ, जिससे कि आपको और हेल्प मिल सके। तो अगर आप तक नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।